हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो लेक्चर है जेम और गैड के लिए लेक्चर नंबर 2 है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। हम लोगों ने जो लेक्चर नंबर 1 किया था, मैं रिकॉल कर देता हूँ आप लोगों के लिए। लेक्चर नंबर 1 जो किया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या था? उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सीक्वेंस, और क्या पढ़ा था? रेंज ऑफ सीक्वेंस। रेंज ऑफ सीक्वेंस कल छोटा लेक्चर रहा था, आज नो डाउट बड़ा लेक्चर करने की प्रयास करेंगे, हो जाएगा। सीक्वेंस क्या था हमने बताया था। एक सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है? एक फंक्शन होता है। सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है? एक फंक्शन होता है। एक ऐसा फंक्शन जो हमेशा डिफाइंड होगा फ्रॉम एन टू आर। जो हमेशा डिफाइंड कहाँ से होगा? एन से आर तक। और जो आर होगा वो कोडोमेन होगा। और इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो इस आर का सबसेट होना चाहिए। वो इस आर का क्या होगा? सबसेट होगा। जब ये रेंज किसी फंक्शन का रेंज आर का जब सबसेट हो जाएगा तो वो वाला जो सीक्वेंस है वो क्या कहलाता है? रियल सीक्वेंस। वो क्या कहलाएगा आपका? रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस यहाँ से आता है। आपको जो पढ़ना है वो रियल सीक्वेंस ही पढ़ना है। बात को ने बताया था रेंज ऑफ सीक्वेंस। जैसे हम सीक्वेंस था, सीक्वेंस को जनरली कैसे लिखते थे? एफ एन या फिर एफ एन या फिर एफ सफिक्स में लिख देते थे एन। ठीक, तो जो कुछ ये आता था कि F1, F2, F3, F4 डैश डैश डैश, Fn आएगा, Fn+1 आएगा, डैश डैश, ये वाला जो सेट होता था, ये वाला सेट, N1 रखेंगे तो F1 आएगा, N2 रखेंगे तो F2 आएगा। ऐसे ही ये सारी वैल्यूज़ जब निकाल लेंगे तो ये जो सेट है इसी को कहते हैं सेट ऑफ रेंज ऑफ रियल सीक्वेंस। ये क्या होता है? सेट है किसका? रेंज ऑफ रियल सीक्वेंस का। जो भी रियल सीक्वेंस हमने निकाली है उसकी रेंज का ये क्या आया है? सेट आया है। ठीक, तो आज हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ कि रेंज ऑफ सेट कैसे निकालते हैं। रेंज ऑफ सीक्वेंस का सेट जो है वो कैसे निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज n टू द पावर n। n टू द पावर n। अब देख लीजिए, इसे हम कंपेयर करा रहे हैं ऐसे एफ एन से, तो हमारे पास एफ एन कितना आ जाएगा? एफ एन आ जाएगा n टू द पावर n। अगर आपको ये आता है तो प्लीज़ हाँ अपने मन से कीजिए, नहीं तो मैं करा रहा हूँ उसे देखिए। जिसको नहीं आता है और जिसको आता है वो अपने मन से कीजिए, बात को आंसर चेक कीजिएगा। तो हम यहाँ पे करना क्या चाहते हैं? हम यहाँ पे n की वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। कहाँ से लेना है? जो हमारा डोमेन है वो कहाँ से लिया जाएगा? नेचुरल नंबर से। और जो रेंज आएगी वो कहाँ पे आएगी? कैपिटल आर या उसके सबसेट पे। ठीक, तो जैसे ही n बराबर 1 रखा, n बराबर क्या रखेंगे? 1 पहले रखा एट n बराबर 1। जैसे ही 1 रखेंगे क्या आ जाएगा? दैट इज़ F1। F1 का मतलब 1 टू द पावर 1, वैल्यू कितनी आएगी? 1। अगला रखेंगे n बराबर का 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? F2 आएगा तो 2 टू द पावर 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ऐसे ही रखेंगे एट n बराबर 3, तो हमारे पास F3 आ जाएगा। F3 की वैल्यू क्या होगी? 3 का क्यूब, क्योंकि जो n यहाँ पे रखना है वही n ऊपर रखना है। तो 3 रखा है, ऊपर भी क्या आएगा? 3। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। ऐसे ही एट n बराबर 4 रखेंगे, एट n बराबर 5 रखेंगे, सारी वैल्यूज़ आती आएंगी। तो हम जैसे ही इसका रेंज सेट लिखना चाहेंगे, अब एग्जांपल कुछ करेंगे 10-12। रेंज सेट ऑफ इसको लिखेंगे सेट ऑफ रेंज ऑफ रियल सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस है? रियल सीक्वेंस। ये लिखने का तरीका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले जैम का पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था और ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों पेपर क्वेश्चंस आते थे। ये इसलिए लेते थे क्योंकि उनको एमएससी में देखना है कि आप लोगों को मतलब प्योर मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका मालूम है कि नहीं, क्योंकि वहाँ एक हर वर्ड का मतलब होता है बेटा। अगर आपने देखा हो क्वेश्चंस देखे होंगे तो उसमें कभी कभी एट लीस्ट, एट मोस्ट, देयर एग्जिस्ट, हैव ओनली, ये सब जो वर्ड होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं से सोल्यूशन में डिफेक्ट आ जाता है। कभी कभी कुछ ऑप्शन लगते हैं कि हाँ ये वाला सही होगा, लेकिन
जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें ओनली वाला सही निकलता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लैंग्वेज मतलब किस प्रकार से हम उसको अरेंज करें जहाँ से हम क्वेश्चन को डाइवर्ट ना करें या सॉल्यूशन को डाइवर्ट ना करें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे में ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक, जैसे मैं डिस्क्रिप्टिव करा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कैसे लिखा जाता है। हमारे पास जो सेट होता है उस सेट को कैसे लिखते हैं, F1 F2 F3 F4 डैश डैश डैश, आगे क्या आएगा Fn, आगे क्या आएगा Fn+1। ये मैं क्यों करा रहा हूँ, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमें आगे पढ़ना क्या है, मोनोटॉनिक सीक्वेंस। हमें आगे पढ़ना क्या है, मोनोटॉनिक सीक्वेंस, जिसमें ये चीज़ काम आएगी, जिसमें ये चीज़ काम आएगी। आप लोग खुद ही जानते हैं। बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ेंगे, अभी आज ही पढ़ना है हम लोगों को बाउंडेड सीक्वेंस। उसमें भी ये वाला टॉपिक जो रेंज हम निकालते हैं वो काम आता है। ठीक, इसीलिए ये निकालना आवश्यक है, जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि रेंज कैसे निकाली जाती है। ठीक, तो हमारे पास रेंज आ गई है F1 F2 Fn+1 तक का। तो हमारे पास जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, पहला टर्म क्या है 1, दूसरा टर्म क्या है 2^2, तीसरा टर्म क्या है 3^3, चौथा टर्म आएगा 4^4 डैश डैश डैश। यहाँ पे nth टर्म हमें पता है। अब जैसे हम n+1 निकालना चाहते हैं तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे कि n इज़ रिप्लेस बाई n+1। n+1 से जैसे रिप्लेस करेंगे Fn+1 आएगा, कितना आएगा, जहाँ जहाँ n दिख रहा है इस वाले एक्सप्रेशन में, जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे n+1। यहाँ पे n की होल पावर n है, तो n की होल पावर n का मतलब क्या होगा, n पे भी तो पावर लगी है, तो n की जगह तो n+1 लिख दिया। तो n+1 पे पावर लगेगी, वो भी n की जगह क्या रख रहा है n+1, तो कितना आ जाएगा n+1। तो यहाँ पे जो n+1 टर्म आएगा वो कितना आ जाएगा n+1 की होल पावर n+1 डैश डैश। ये हमारे पास रेंज सेट आ जाएगा किसका, रियल सीक्वेंस का, जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया था। ये पहला एग्जांपल हुआ। एग्जांपल बहुत करूँगा, एग्जांपल बहुत करूँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एप्लीकेशन जब तक हम करेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे हम निकालें क्या, निकालें कैसे, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमने सीक्वेंस लिया है दैट इज 1 + -1^n। अब इसको अगर देखो मैं दो चार तरीक़ों से मतलब दो तरीक़ों से लिख सकता हूँ। पहले मैं इसको क्या कराऊँगा, कंपेयर। क्या किसी कोई दिक्कत, कंपेयर करने में कोई दिक्कत होती है, मुझे बताओ। अब मैं इसको ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ कि हमने ऐसे लिख दिया Fn, कोई दिक्कत, मतलब लिखने को चाहे जैसे लिख दो, रिप्रेजेंटेशन है खाली उसका। तो हमें यहाँ से ये पता चला है जो हमारे पास Fn है वो हमारे पास है 1 + -1n, यही दिया है फिर। ठीक है सर, तो हम देख रहे हैं -1 पे पावर n लगी है, तो हम इसको दो कैटेगराइज में, दो मतलब दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। व्हेन n इज़ ऑड एंड द अदर इज n इज़ इवन। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर ना लिख के, इफ़ n इज़ ऑड, हमने माना क्या है n क्या है, ऑड है, तो -1n क्या होगा, -1। इफ़ n इज़ इवन, n इज़ इवन, अगर इवन ले रहे हैं तो -1n क्या होगा हमेशा 1। तो हमारे पास ये पॉइंट आया, हमारे पास ये ऐसा पॉइंट आया है जिसको हम अप्लाई करेंगे, जिसको हम अप्लाई करेंगे। कहाँ करेंगे, इसी फंक्शन वाले फिनोमिना में। देखो हमारे पास जो है दो वैल्यूज़ आएंगी, वो क्या आएंगी, एक आएगा 1 -1, कब, जब n इज़ ऑड हो। क्यों, 1 + -1 होल है ना, n ऑड होगा तो वैल्यू कितनी देगा -1, प्लस से माइनस का मल्टीप्लाई। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1, और यहाँ पे क्या है Fn बराबर, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास जो n था वो ऑड था, n था वो इवन था, तो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं। क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी देखते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी Fn = यहाँ पे कितना आएगा 0, कब, व्हेन n इज़ ऑड। यहाँ पे कितना आएगा 2, व्हेन n इज़ इवन, n क्या आएगा इवन। अब देखो मैं एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जिससे मैं अभी बताया सॉल्यूशन रेंज सेट, ये रेंज सेट था। तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारे जो एलिमेंट्स F1 F2 F3 F4 F5 F6 ये सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है या नहीं, ये सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है या नहीं। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही सेट में लिखे जाते हैं, समझिएगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही सेट में लिखे जाते हैं। अगर मैं इसका रेंज सेट बनाऊं
सीधा मैं रेंज सेट लिख रहा हूँ, अब आप लोगों को पता ही है कैसे लिखा जाता है। अगर मैं इसका रेंज सेट बनाऊँ तो हमारे पास रेंज सेट क्या आएगा, मैं लिखना चाहता हूँ, देखो F1 कॉमा, मैं वैसे लिख देता हूँ नहीं तो आप लोग कहेंगे उसमें दिक्कत हो जाती है, F1 कॉमा F2 कॉमा F3 कॉमा F4 कॉमा डैश 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 कॉमा Fn कॉमा Fn+1 कॉमा डैश डैश डैश। अब देखो जैसे ये सोल्यूशन सेट लिखा तो हमारे पास नंबर्स क्या आएंगे भाई, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं आएगा, वो n चाहे जो कुछ हो, यही दोनों आएंगे। हमारे पास 1 क्या है, ऑड, n यहाँ से ले रहे हैं ना, n हमेशा क्या रहे, ऑड, जब 0 आएगा तो n की वैल्यू यहाँ पे F1 में क्या है, ऑड, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, 2 है तो इवन, इवन है तो 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा, डैश 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 डैश। ये रेंज आएगा कि नहीं, हमें पता है डेफिनेशन सेट की क्या होती है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। सेट हमेशा क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, वो भी किसका, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का। तो सेट में जो भी एलिमेंट आएंगे वो कैसे एलिमेंट्स होंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, सेम तो हो नहीं सकते हैं। तो इस वाले को मॉडिफाई करके लिखा जाएगा या इसको सही करके लिखा जाएगा, तो जो रेंज सेट आएगा किसका, जो रियल सीक्वेंस दिया हुआ है वो कितना आएगा, 0,2, क्योंकि जो रिपीट हो रहा है वो 1 टाइम ही लिखा जाता है, 1 टाइम के आगे नहीं लिखा जाता है, 1 टाइम ही होगा, रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, ये रेंज सेट होगा हमारा। लेकिन अगर इसी की बात ये कर दे हम कि रेंज सेट, तो चलो सर ठीक है, लेकिन मैं अगर बताना चाहूँ सीक्वेंस कैसे लिखेंगे, सीक्वेंस तो हम लिखते थे ना, सीक्वेंस को तो हम ऐसे लिखेंगे Fn, सॉरी सीक्वेंस को हम ऐसे लिखेंगे Fn, ऐसे लिखा जाता है। तो Fn को लिखते कैसे हैं, F1 F2 जैसे भी सेट में लिखा था वैसे लिखेंगे, F3 F4 F5 डैश 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 डैश। अब n छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर क्राइटेरिया लग जाएगा कि n मैं लूँ क्या, जिस हिसाब से मैं n लूँगा उसी हिसाब से मेरे पास आउटपुट आएगा, तो वो चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, F1 का मतलब क्या है, 1 ऑड है, ऑड है तो 0 आएगा, ये तो पता ही हो गया, 0 2 0 2 0 2 डैश 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 डैश। जब मैं सीक्वेंस लिखूंगा तब मैं ये नहीं पता लगाऊंगा कि हमारे पास कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें उससे मतलब नहीं होगा, क्योंकि सीक्वेंस में रिपीटेशन अलाउड है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो या ना हो सीक्वेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम रेंज सेट लिखेंगे तो वहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है, उसको हम सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, अन्यथा वो बात गलत हो जाएगी। ये हमेशा इस फॉर्म में ही लिखा जाएगा, इस फॉर्म में कभी भी नहीं लिखा जाएगा, बट ये हमेशा इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, इस फॉर्म में कभी भी नहीं लिखा जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आया हूँ आज मैं, जिससे आपकी क्लैरिटी हो जाएगी थोड़ी बहुत। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है हमसे थर्ड एग्जाम्पल कहता है कि an+1 इज इक्वल टू an-1 प्लस का an विद a0 इज इक्वल टू 1 कॉमा a1 इज इक्वल टू 2। आराम समझेंगे इसको भी, क्या कहता है ये प्रश्न। पहली बात तो ये, सबसे पहले उस प्रश्न से पूछिए भाई आप कहना क्या चाहते हैं, सबसे पहले पूछिए तो बताता है। देखिए वो कैसे बताता है, सुनिए। कहा गया है भाई साहब हम n+1 वाले जो टर्म हैं वो अपने 2 प्रेसीडिंग टर्म के सम के बराबर हैं। क्यों भैया, हमारे पास जो 3 टर्म कॉन्जुगेटिव होते हैं वो n-1 n और n+1 होते हैं। तो अगर थर्ड टर्म की आप वैल्यू निकालना चाहते हैं ना तो पीछे वाले दोनों को जोड़ दो बस। देखो n-1 प्लस n, कहा सर ठीक है जोड़ते हैं। थोड़ी देर के लिए हमने देखा कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, मतलब जब भी हम सीक्वेंस निकालेंगे, मान लो अगर रेंज सेट निकालना है तो क्या लिखेंगे, रेंज सेट
रेंज सेट निकालना है तो हमारे पास क्या एलिमेंट्स होंगे, A0 A1 डैश डैश डैश, क्या यही होंगे। ये यहाँ पे जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे मैं चेक करूँ, अगर आप केनेथ ए रॉस की बुक आप लेंगे, रॉस की बुक आप लेंगे, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, रॉस की जब आप बुक लेंगे तो वहाँ पे सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है। सीक्वेंस की डेफिनेशन में ये चीज़ भी लिखी हुई है कि एफ एन जो है वो 0 से इनफाइनाइट तक भी हो सकता है। एन की वैल्यू जैसे हमें पता है फंक्शन जो होता है नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक ही लेना है, पर नेचुरल नंबर में उन्होंने 0 भी लिया है। क्यों? क्योंकि यूरोप में नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्टिंग नहीं होती है, 0 से स्टार्टिंग होती है। तो वहाँ पे इससे भी डिफ़ाइन किया सकता है। ऐसा मतलब ये मत समझिए कि हमने 0 ले लिया बट सीक्वेंस की डेफिनेशन गलत हो गई, नहीं। यूरोप में आपको होल नंबर डिफाइंड नहीं है, वहाँ नेचुरल नंबर जो है वही 0 1 2 3 4 5 6 है आगे तक। तो इस चीज़ से आप टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ बस आपको ये देखना है कि रेंज सेट हम कैसे निकालेंगे किसी सीक्वेंस का। अब इसका जब हम रेंज सेट निकालने का प्रयास करेंगे, देखिए कैसे निकलेगा। A0 हमें पता है, A1 हमें पता है, A2 निकालना है। तो इस वाली इक्वेशन को अगर मैं देखता हूँ, तो कहता हूँ A2 कैसे आएगा। तो मैं कहता हूँ मैं सॉल्व करूँगा एट n बराबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैं लिख दूंगा बाई फर्स्ट। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, 1 - 1 कितना आएगा 0, और 1 तो 1 ही रहेगा सर। तो A2 कितना आ जाएगा 1 + का 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी A2 की, दैट इज़ 3। अगला लिखूँगा मैं एट n बराबर 2, तो बाई फर्स्ट जैसे n बराबर 2 रखूँगा कितना आ जाएगा 2 + 1, 2 + 1 कितना होता है 3, 2 - 1 1, और A2 ही आएगा। हमें पता है A1 कितना है, देखिए 2 है, A2 कितना है 3 है, तो A3 बराबर कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही पॉइंट्स आ जाएंगे नहीं, ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाएंगे, रिलेशन आ जाएंगे नहीं, या मैं कह सकता हूँ ऐसे ही आपको रियल सीक्वेंस के जो भी रेंज सेट के टर्म्स है वो आ जाएंगे कि नहीं। तो हमारे पास रेंज सेट क्या आ जाएगा, रेंज सेट वो आएगा हमारे पास कि A0 हमारे पास क्या था, A0 1, A1 क्या था 2, A2 आपका था, हाँ A2 आपका था 3, और A3 आपका था 5 डैश 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 डैश। अब मैं ये अगला वाला टर्म निकालूंगा, पिछले दो को ऐड कर दूंगा 8 आएगा, अगला वाला टर्म निकालूंगा 8 5 ऐड कर दूंगा 13 आएगा। तो ऐसे ही हम रेंज सेट निकाल सकते हैं। अब ये आप ये देखिए कि जो हमारे पास पेपर्स आते भी हैं, जो भी आपका जैम का पेपर होगा, ठीक, आपका CUET PG का पेपर होगा, और आपका गेट का पेपर होगा, गेट में ऐसे क्वेश्चन लेकिन आते नहीं हैं, और आपका नेट का पेपर होगा। इसमें जो सीक्वेंस वाले पार्ट आते हैं उसमें n बराबर 1 से ही स्टार्टिंग होगी। बट अगर यूरोप के कुछ जैसे आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाते हैं पेपर देते हैं, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर 0 से स्टार्टिंग ही मानी जाती है। ना मानिए तो आप चेक करके देख सकते हैं। देखिए हम लोगों ने इतने एग्जाम्पल कर लिए हैं, सफिशिएंट मुझे लग रहा है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत लगती हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं फिर से कई एग्जाम्पल लेके आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करने का प्रयास करूँगा। अभी के लिए इतना आप रिवाइज़ करते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक। अभी के लिए रिवाइज़ करते हैं। रिवाइज़ करने में बचा गया हमारे पास कि हमने सीक्वेंस देख लिया था, रेंज सेट देख लिया था, पहला एग्जांपल हमने n⁴n का किया है, दिखा दिया है कैसे हम सॉल्व करेंगे और कैसे वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास। दूसरा एग्जांपल हमने 1 + -1⁴n का किया, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एग्जांपल बहुत अच्छा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है कई सारी चीज़ों पे। अगला जो हमने एग्जांपल लिया है वो थोड़ा था थ्योरेटिकल वाला लिया है, जिसमें रिलेशंस दिए होते हैं, टर्म हमें पता नहीं है कौन सा है, हमें नहीं पता कौन सा टर्म, लेकिन रिलेशन के बिहाफ पे, टर्म्स के रिलेशन के बिहाफ पे हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, एक सीक्वेंस निकाल सकते हैं जो रेंज सेट भी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बना करे हैं। चलते हैं आगे अगले टॉपिक पे, बनेंगे भी। अगला टॉपिक जो आज का हमारा है वो हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस वाले टाइप्स से। द फर्स्ट सीक्वेंस इज कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है? कांस्टेंट सीक्वेंस देखिए कि यह फंक्शन
f from n to r is said to be constant sequence if fn is equal to k for all n is member of कैपिटल n। जो हमारे पास एफ एन है मीन्स दैट जो भी हमारे पास सीक्वेंस है उसकी वैल्यू क्या है के वेयर के इज एनी फिक्स्ड रियल नंबर, के इज एनी फिक्स्ड रियल नंबर। ये हमारे पास, ये अगर खाली इतनी लाइन भी याद रखेंगे तो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझिएगा सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड ही होता है और एफ एन की वैल्यू क्या होगी, के होगी फॉर ऑल एन, वो सारे एन के लिए वेयर के इज एनी फिक्स्ड रियल नंबर। एन कुछ भी हो डजेंट मैटर, एन से मैटर ही नहीं करता कुछ। इसका मतलब ये है कि जब भी हम इसका रेंज सेट निकालेंगे, रेंज सेट ऑफ रियल सीक्वेंस कौन है, सीक्वेंस का नाम क्या, एफ एन। तो मैं इसे लिख देता हूँ, क्या होता है F1 F2 F3 F4 डैश डैश डैश, यही आता है रियल सीक्वेंस का आपका रेंज सेट। तो हमारे पास रेंज सेट कितना आ जाएगा, F1 भी रखूँगा तो n यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं तो कुछ पुट ही नहीं कर पाऊँगा तो के ही आएगा, F2 भी के ही आएगा, F3 भी के आएगा, F4 भी के आएगा, ये रेंज सेट आएगा। कहा जाता है सेट में ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ही आएंगे, दिस कैन बी मोडिफाइड इनटू दिस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज सेट आ जाएगा जो हमारे पास गिवन सेट है। ये हमेशा क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट सीक्वेंस। रेंज सेट अगर मैं कहूँ रेंज सेट कांस्टेंट सीक्वेंस का क्या होता है तो सिंगलटन सेट, ये याद रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको नोट बना के लिख दीजिएगा कि रेंज सेट ऑफ कांस्टेंट सीक्वेंस इज अ सिंगलटन सेट। और कई सारे ऑपरेशन भी इसमें बताए जा सकते हैं कि आपको, जैसे मैं क्या कहूँ कि ऐसे माइनस करना है प्लस करना है, तो ऐसे कई ऑपरेशन सेट के मतलब। बट इतना याद रखिए कि हमारे पास कई सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, मैं बना के दिखाऊंगा। बस इतना आपको याद रखना है, कांस्टेंट सीक्वेंस जो भी हमारे पास दिया होगा उसको जो रेंज सेट होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। और ये बात आपको याद रखनी है सिंगलटन के साथ में ही कि ये जो सेट होगा इसमें नंबर ऑफ या फिर मैं कह सकता हूँ एंड द कार्डिनलिटी ऑफ सेट, द कार्डिनलिटी ऑफ रेंज सेट ऑफ, कार्डिनलिटी का सिंबल है ये वर्टिकल लाइंस, ये वर्टिकल लाइंस। रेंज सेट ऑफ कांस्टेंट सीक्वेंस, इसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो हमेशा कितनी होती है, 1। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ रेंज ऑफ कांस्टेंट सीक्वेंस वो कितना होगा, 1। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, ये एग्जांपल ही था, छोड़ो ये एग्जांपल ही तो था। f(x) बराबर 1 ले लिया, fn बराबर 2 ले लिया, fn बराबर 3 ले लिया, एनी काइंड ऑफ नंबर वी हैव टेक हियर बिकॉज k इज़ एनी फिक्स्ड रियल नंबर। k क्या है, k कोई भी फिक्स्ड रियल नंबर है तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक, आगे जो पॉइंट आता है वो हमारे पास आता है बाउंडेड सीक्वेंसेस का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ के चलना है। आगे जो टॉपिक है ये वाला वो है बाउंडेड सीक्वेंसेस का। ये वाला जो टॉपिक है वो क्या है, बाउंडेड सीक्वेंसेस का। बाउंडेड सीक्वेंसेस में सबसे पहली हेडिंग आती है बाउंडेड बिलो बाउंडेड। अब पहले कराता हूँ, बिलो नहीं कराऊंगा पहले मैं। ये इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप पढ़ लें आगे। देखिए टॉपिक आता है क्या, बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। ठीक, देखिए लेट या सपोज fn बी एनी रियल सीक्वेंस
एफ एन बी एनी रियल सीक्वेंस, एफ एन क्या है हमारे पास, कोई भी एक रियल सीक्वेंस है, इज सेड टू बी बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड above sequence if there exist, above की बात करी है तो मैं लिख रहा हूँ कैपिटल M इज मेंबर ऑफ R। अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कैपिटल M, वो भी कहाँ, रियल नंबर में, सच दैट Fn the elements of Fn is always less than or equal to capital M for all n is member of natural number। तो हम कह सकते हैं then that sequence is bounded above। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो हम कहेंगे क्या, ये एक सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। इसके लिए एग्जांपल की मैं अगर बात करूँगा, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल कराया है, एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि एग्जांपल मैंने कौन सा करा था। एग्जांपल मैंने करा था एक ये वाला 1 + -1 टू द पावर n। इसका जब मैं रेंज सेट निकाल रहा था, रेंज सेट को पहले देखेंगे, रेंज सेट, या फिर मैं रेंज सेट की जगह यहाँ पे सीक्वेंस ही निकाल देता हूँ, सॉरी सीक्वेंस निकालो, सीक्वेंस कितना आएगा। मैं इसमें क्या करता था, यहाँ से मैंने सॉल्व किया था, ये देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आ रही थी, मेरे पास जो वैल्यूज़ आ रही थी वो क्या आ रही थी सीक्वेंस में हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही थी वो आ रही थी ये, कहाँ गया ये सीक्वेंस में वैल्यू आ रही थी कि नहीं, 0 2 0 2 0 2। तो मैं वही करने वाला हूँ, यहाँ भी क्या लिखूँगा 0, 2, 0, 2, 0, 2। अब आराम से एक नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन सभी को पता है ना क्या होती है, गुड। तो नंबर लाइन जैसे ही हमने ली, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स है, दैट इज़ प्लस इनफाइनाइट एंड द सेकेंड वन इज़ माइनस इनफाइनाइट। 2 पॉइंट है, हमारे पास एक पॉइंट है जिसका नाम है 0 और हमारे पास एक पॉइंट है जिसका नाम है 2। ठीक, अगर मैं बात करूँ इस सीक्वेंस के रेंज की, मतलब सीक्वेंस आ कहाँ रहा है, पहले 0 देता है, फिर जाके कहाँ देता है 2 देता है, फिर आके कहाँ देता है फिर से 0 देता है, फिर जाके कहाँ देता है 2 ही देता है, फिर जाके 0, फिर जाके 2, फिर जाके 0, फिर जाके 2। तो यही प्रोसेस कर रहा है कि नहीं, 0 वाला 2 दे देता है, 2 वाला 0 दे देता है। तो हम कहेंगे कि जो इसके एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स क्या क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, F1 क्या है 0, F2 क्या है 2, F1 क्या है 0, F2 क्या है 2। तो ऐसे ही वैल्यूज़ आ रही हैं कि नहीं, आ रही हैं। तो यहाँ पे M क्या है, M यहाँ पे याद रखना एक रियल नंबर है, जिसके लिए M की वैल्यू जो होगी वो हमेशा बड़ी होगी सीक्वेंस के सारे एलिमेंट से। यही तो लिखा हुआ है, N इज मेंबर ऑफ, कैपिटल N का मतलब क्या है, N हम चाहे जो कुछ ले लें, Fn जो होगा वो इस वाले फिक्स नंबर जो लिया गया उससे हमेशा छोटा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या 1 लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, नहीं सर, सारे एलिमेंट छोटे होने चाहिए ना। मैं यहाँ पे एक ऐसा नंबर लूँ जिससे सारे एलिमेंट छोटा हो, एक के छोटे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सारे छोटे हों, सारे क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो हमने कहा सर ये तो नहीं हो पाएगा, ये वाला तो नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 तो नहीं है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ये 2 या 2 से छोटा है, क्या ये मैं लिख सकता हूँ, तो क्या ये मैं लिख सकता हूँ, क्या ये मैं लिख सकता हूँ, कहा सर ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये एक बाउंडेड अबव है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक बाउंडेड अबव है। एक और चीज़, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, कहा सर लिख सकते हो, क्या ये लिख सकता हूँ। अभी इन दोनों का रिलेशन देखो, सिर्फ हम 2 से नहीं देख रहे हैं, 2 3 से छोटा है, ठीक, 0 3 से छोटा है, 2 भी क्या है 3 से छोटा है कि नहीं है। तो हमारे पास बाउंडेड अबव क्या क्या होंगे, है कि नहीं। तो कितने एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो बाउंडेड अबव की तरह बिहेव करेंगे, क्या वर्क करेंगे। बाउंडेड अबव क्या क्या हो जाएगा, मैं कहूँगा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, डैश डैश डैश। तो ये हमारे पास क्या है, बाउंडेड अबव्स आए हैं।
बाउंडेड अबव्स, इसी को कहते हैं बाउंडेड अबव्स। मतलब किसी भी सीक्वेंस में के टर्म जिन जिन पर्टिकुलर वैल्यू से छोटे होंगे, सारे टर्म जिन जिन पर्टिकुलर वैल्यू से छोटे होंगे, मैं कह रहा हूँ कि जिन सीक्वेंस के f1, f2, f3 ये सारे एलिमेंट्स जिस भी समथिंग टर्म से हमेशा छोटे होंगे, ये सारे टर्म्स क्या कहलाते हैं? बाउंडेड अबव। चाहे जो टर्म हो, दैट विल बी आई थिंक, लेट अस सपोज दैट L, ये जो L है इससे अगर हमेशा छोटे हैं तो ये जो सीक्वेंस है, ये वाला जो वैल्यूज़ हैं, ये जो वैल्यू आएगी, ये सारी सीक्वेंस के टर्म से जो छोटी हैं, ये जो वैल्यू है ये हमेशा बाउंडेड अबव कहलाएगी। तो ऐसी तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ पॉसिबल है, ऐसी तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ पॉसिबल है। इन्हीं इनफाइनाइट वैल्यूज़ में से सबसे छोटा वाला नंबर, इसी को कहा जाता है बाउंडेड अबव। ठीक, सबसे छोटा वाला नंबर मैं कहूँगा क्या, लीस्ट अपर बाउंड, उसी को क्या कहा जाता है? लीस्ट अपर बाउंड। उसको लिखते क्या है? इन्फीमम ऑफ सेट ऑफ बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव के सेट में जो सबसे छोटा होगा वो क्या कहलाएगा? आपका लीस्ट अपर बाउंड। वो क्या कहलाएगा? लीस्ट अपर बाउंड। जैसे इसके लीस्ट अपर बाउंड की बात करूं तो इसको लिखा जाता है LUB शॉर्ट फॉर्म में। तो इसके लीस्ट अपर बाउंड की अगर मैं बात करूं तो वैल्यू क्या है? सबसे छोटी क्या है? 2। तो इसका लीस्ट अपर बाउंड कितना हो जाएगा? 2। दैट इज़ वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्या अभी यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये हमारा बाउंडेड अबव और लीस्ट अपर बाउंड और आपका बाउंडेड अबव के कितने पॉइंट्स होते हैं उन सब का क्राइटेरिया हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल समझाते हैं कि बाउंडेड अबव में मतलब क्या चीज़ होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है अपना, एक और एग्जांपल लेंगे। द एग्जांपल नंबर सेकेंड। एग्जांपल नंबर सेकेंड क्या कहता है? हमारे पास है n/n+1। ठीक, जैसे ही इसका आप सीक्वेंस लिखेंगे तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से। जब ना कहा जाए 0 रखने को तो 0 नहीं रखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? आएगी 1/2। 1 रखेंगे 2 रखेंगे कितनी आएगी? 2/3। 3/4। 4/5 आएगा ना, 4/5 और 5/6, दैट्स सो ऑन। ऐसे ही आगे टर्म्स चलते चले जाएंगे। यहाँ टर्म के आप देख रहे हैं, आराम से अगर देखिए तो हमें पता है कि जो वैल्यू है, मैं अगर यहाँ पे ये मान के चलो, आप सुन लीजिए आराम से कि n इज़ पॉजिटिव। इफ़ n इज़ पॉजिटिव तो n इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन n+1। व्हेन n इज़ पॉजिटिव, आराम से देखिएगा, n अगर पॉजिटिव है तो n पॉजिटिव है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ n+1 इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? यहाँ खाली हमने ये कंडीशन ली है, अगर n पॉजिटिव है n+1 पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है, अगर n+1 पॉजिटिव है तो ये वाला रिलेशन ऑक्यूपाई करेंगे या नहीं करेंगे? पहले आप मुझे ये बताइए। करेंगे ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही मैंने देखा n+1 आ गया, इस रिलेशन को देखिए ऑक्यूपाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि n लेस देन किससे है? n+1 मल्टीप्लाई बाई 1 से। 1 तो सभी के प्लस मल्टीप्लाई में होता है। तो n+1 जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड करा सकते हैं। तो n/n+1 लेस देन क्या आएगा? 1। इसका मतलब क्या है? सॉरी, इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास, अब इसको मैं क्या लिखता हूँ? fn ही तो लिखता हूँ। इसका मतलब ये है कि fn इज़ ऑलवेज लेस देन फॉर ऑल n विच इज़ पॉजिटिव। अभी तो थोड़ी देर रुकिए, n हमने क्या लिया था यहाँ पे? पॉजिटिव। थोड़ी देर रुकिए, अभी कहाँ बाउंडेड अबव आ जाएगी। ये तो पहला केस सॉल्व हुआ है। एंड द सेकेंड केस इज व्हेन n इज नेगेटिव। n क्या है? नेगेटिव। अभी मैं 0 वाला केस हटा रहा हूँ साहब,
अभी मैं सॉरी एन निगेटिव हो ही नहीं सकता, छोड़िए एन निगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना। आप लोगों को तो ये पता है कि फंक्शन है वो डिफाइन कहाँ से कहाँ तक होता है, फंक्शन डिफाइन होता है नेचुरल नंबर से आर तक। इस बात को याद रखिए, नेचुरल नंबर से आर तक। नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होगा, 1 से। जब 1 से स्टार्ट होगा तो पॉजिटिव तो होगा ही। तो यहाँ पे केस सॉल्व हो गया। एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कैपिटल एन से। इसका मतलब लेस देन 1 फॉर ऑल एन इज मेंबर ऑफ कैपिटल एन। तो हमारे पास ये फिनोमिना आ गया है। अब ये वाली डेफिनेशन मैं कहाँ से अप्लाई करके देखूंगा, ऊपर ही अप्लाई करके देखूंगा। ऊपर वाली डेफिनेशन क्या कहती थी, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन हो या फिर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए उसके। तो लेस देन तो दिख रहा है ना ये वाली डेफिनेशन से, इस वाली डेफिनेशन से, ये वाली डेफिनेशन से। तो लेस देन वाला फिनोमिना तो आ ही रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि द सीक्वेंस दिस गिवन रियल सीक्वेंस इज this real given sequence is the real given sequence is bounded above at 1, 2। जो 1 से छोटा है क्या वो 2 से नहीं छोटा हो सकता है। और एफ एन इज ऑलवेज लेस देन 2 फॉर ऑल एन इज मेंबर ऑफ एन। क्या किसमें कोई दिक्कत, 3। मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि एफ एन क्या होगा, लेस देन होगा 3 से फॉर ऑल एन इज मेंबर ऑफ एन। तो ऐसे कई सारे फिनोमिने बन सकते हैं, ऐसे कई सारे बाउंडेड अबव्स आ सकते हैं। बट इनमें से लीस्ट अपर बाउंड वही होगा, आराम से सुन लीजिए, अपर बाउंड का मतलब बाउंडेड अबव। लीस्ट बाउंडेड अबव नहीं लिखा जाता है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है लीस्ट बाउंडेड अबव, नहीं लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड बाउंडेड अबव एक फिनोमेना ही बाउंडेड अबव होगा, और जिस पॉइंट पे होगा उसको कहा क्या जाएगा, अपर बाउंड्स, सेट ऑफ अपर बाउंड्स। ये जो सेट ऑफ ये जो वैल्यूज़ आई हैं, ये जो वैल्यूज़ आई हैं, ये इस वैल्यूज़ को सेट में लिख दिया जाए अगर, तो उसको कहेंगे क्या, सेट ऑफ अपर बाउंड्स, सेट ऑफ अपर बाउंड्स। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इन्फिमम फ्रॉम दी सेट ऑफ अपर बाउंड्स, सेट ऑफ अपर बाउंड। अपर बाउंड में जो सबसे छोटा नंबर है वो लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, तो वैल्यू क्या है 1, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड, दैट इज़ कॉल्ड LUB। क्या यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, ये हमने एग्जांपल बता दिया है, सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बाउंडेड अबव होता क्या है। अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज बाउंडेड बिलो। वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो में हम क्या करेंगे, देखिए बाउंडेड बिलो की भी डेफिनेशन सेम ही लेंगे, जिससे आपको थोड़ा समझने में दिक्कत ना हो। बाउंडेड बिलो की भी डेफिनेशंस में बाउंडेड अबव हो गया है, बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन जब हम लेंगे तो बाउंडेड अबव से ही मिलती जुलती लेंगे, ठीक। एफ एन बी आर रियल सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो सीक्वेंस इफ, देखिए कि लेट एफ एन बी आर रियल सीक्वेंस, एफ एन बी आर real sequence is said to be bounded below is said to be bounded below। हो गया, यही लिखा था, हाँ is said to be bounded, हाँ if there exist small m is member of capital R। स्मॉल m कहाँ का मेंबर हो, कैपिटल आर का, सच दैट। अब चेंज करने की बारी आ गई है थोड़ी सी, इससे टू बी, नहीं सर ये वाला नहीं लूँगा मैं, हाँ ये सच दैट एफ एन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन, उल्टा ही लगा दिया मैंने, greater than or equal to small m for all n is member of capital N where m is any fixed real number, m is any fixed real number। ये हमारे पास फिनोमेना आ जाएगा किसका, बाउंडेड बिलो का। क्या किसी को कोई दिक्कत, मैं कहना क्या चाहता हूँ उसको डायग्राम के बिहाफ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आराम से देखिएगा, मैंने कहा एक सीक्वेंस है तो किसी ना किसी रियल लाइन में तो उसके पॉइंट्स आते ही होंगे, कहने का मतलब ये रियल लाइन हो गई आपकी, ठीक। ये आपका हो जाएगा माइनस का इनफाइनेट,
और ये आपका हो जाएगा प्लस का इनफाइनाइट। तो इसी रियल लाइन में आपके क्या आएंगे, सीक्वेंस की वैल्यूज़ आया करेंगी। अगर सीधी सी बात मैं ये कह दूं कि अगर इस सीक्वेंस के, कोई भी सीक्वेंस है, उस FN सीक्वेंस के जो भी आउटपुट्स आ रहे हैं F1 F2 F3 डैश डैश डैश, उन वैल्यूज़ को अगर हम रियल लाइन में प्लॉट कर दें, ये प्लॉट कर दिया, प्लॉट करने के बाद इसमें जो इनफाइनाइट एलिमेंट हैं वो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि F इनफाइनाइट टेंडिंग टूवर्ड इनफाइनाइट एज n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, आराम सुनिएगा, n अगर टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो जो Fn भी है तो वो भी अगर या तो इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ दिखता हो या तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ दिखता हो। अगर इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है तो मतलब उसके पास बाउंडेड अबव नहीं है। आराम समझिएगा, कोई ऐसा बड़ा नंबर नहीं है जिससे उसके ये वाले एलिमेंट्स छोटे हों, क्योंकि ये सारा सीक्वेंस किसकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है, इनफाइनाइट की तरफ। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने यहाँ पे लिया n लूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 डैश 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 डैश, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। 1 आएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ 50, यहाँ 60 70 1100, जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो इन्फिनिटी की तरफ जाती हुई दिख रही नहीं। यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट्स मिल नहीं रहा है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिससे इसके एलिमेंट्स हमेशा छोटे हों, तो यह हम कहेंगे इट इज़ नॉट बाउंडेड अबव। हम क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट बाउंडेड अबव। ये दूसरी तरीके से हम देखें, इधर की तरफ अगर देखें कि ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ अगर नहीं जा रहा है, अगर ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके पास कोई ना कोई बाउंडेड बिलो होगा। अगर ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो इसके पास कोई भी बाउंडेड बिलो होने की कोई भी संभावना नहीं है। कोई दिक्कत? दूसरी भाषा में अगर हम समझें तो कोई भी रियल लाइन अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, उसमें रियल लाइन का अगर कोई सबसेट कवर हो रहा है उस सीक्वेंस के द्वारा, हाँ समझिए, अगर रियल लाइन का कोई सबसेट ही कवर हो रहा है उस सीक्वेंस के रेंज के द्वारा, तो हम कहेंगे कि हाँ इसके पास बाउंडेड अबव भी है और इसके पास बाउंडेड बिलो भी है। अगर बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो दोनों हुआ देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड सीक्वेंस। अभी मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा, अभी खाली समझ लीजिए। अगर एलिमेंट्स को लाई कराने के बाद, F1 F2 F3 वाले एलिमेंट्स को लाई कराने के बाद जगह बच जाती है रियल लाइन में, ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग बच गई, इसका मतलब ये क्या है, आपका बाउंडेड है, वो बाउंडेड बिलो भी और बाउंडेड अबव भी। अगर मान लीजिए एक तरफ ये फुल हो रहा है बट एक तरफ खाली है, तो जिधर तरफ फुल हो रहा है ना, अगर पीछे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड फुल हो रहा है तो मतलब इसके पास कोई भी बाउंडेड बिलो नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर आते छोटा नंबर उधर होता है। लेकिन इसके पास बाउंडेड अबव है कि यहाँ से आगे वो नहीं जा रहा है, हियर इट इज़ बाउंडेड, हियर दिस where it is bounded, that is called bounded above, this is also bounded above, this is also bounded above, that these all infinite points are upper bounds, but the infimum of them is called least upper bound। उनमें सबसे छोटा क्या होगा, least upper bound होगा। चलिए इसको ख़त्म करते हैं और ये वाला आपका टॉपिक ब्रेक होता है, उसमें एग्जांपल बता देते हैं बाउंडेड बिलो में से। जो एग्जांपल अभी हमने करे हैं उन्हीं एग्जांपल में से बताते हैं बाउंडेड बिलो होता क्या। एग्जांपल कौन कौन से करे हम लोगों ने, एग्जांपल करे थे अपने ये वाला था कि n/n+1, और एक एग्जांपल कौन सा था, 2 एग्जांपल कराए, एक था अपना कौन सा, हाँ ये वाला बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये। इस एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे, एग्जांपल में हमने लिया था, एग्जांपल में लेंगे, एग्जाम्पल जो हमने लिया था वो क्या लेता, +1 -1 टू द पावर n, ये एक सीक्वेंस था। तो जो हमारे पास सीक्वेंस आ रहा था, अब मैं नहीं बता रहा हूँ कैसे किया था, वो मैं पीछे बता चुका, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। 0 2 0 2 0 2 ऐसे ही चल रहा था। अगर इसकी मैं बात करूँ, रेंज सेट कितना आता है, रेंज सेट कितना आएगा, 0/2। इसका मतलब क्या है, जब भी हम रियल सीक्वेंस लाइन में प्लॉट करेंगे तो या तो 0 देगा या तो 2 देगा।
अब हम देख रहे हैं यार यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है, ना ये इसके आगे जाता है ना ये इसके पीछे जाता है, तो इसके अपर बाउंड्स क्या होंगे, दोनों चीज़ें बता के चल रहा हूँ। इसके अपर बाउंड्स क्या होंगे, अपर बाउंड्स होंगे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, डैश डैश डैश, ये सारे क्या होंगे अपर बाउंड्स। अब बाउंडेड बिलो को कहते हैं लोअर बाउंड, ठीक। लोअर बाउंड्स क्या होंगे, हमारे पास 0 भी है, अपसेट लिख रहा हूँ तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता वहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ 0 भी है, -1 भी है, -2 है, -3 है, -4, ये सारे सेट के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड। अगर इनके अपर बाउंड में से इन्फिमम वाला एलिमेंट निकालें, इन्फिमम मतलब सबसे छोटा, लीस्ट, तो वो जो इन्फिमम होगा वो कहलाएगा क्या, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। और वो जो लीस्ट अपर बाउंड है वो वैल्यू किसके बराबर है, 2 के। तो हमारे पास जो बाउंडेड अबव होगा या लीस्ट अपर बाउंड होगा वो कितना हो जाएगा, 2। बाउंडेड अबव कई सारे होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, लेकिन उनमें से जब सबसे छोटा है वो वाला कौन सा है, 2। लोअर बाउंड में अगर देखेंगे तो वहाँ पे लेते हैं ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो उसको सुपीरियर बोल दो, सुपीरियर, सुप्रीमम बोल देते हैं, ठीक। इन्फिमम उधर लिखा है ना, सुप्रीमम, सॉरी सुपीरियर बता रहा हूँ, सुप्रीमम, सुप्रीमम मतलब सबसे बड़ा, उसको बोलते हैं क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। वो वाला जो बाउंड होगा वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। उस बाउंड को बोलेंगे क्या, वो है 0, क्योंकि इस सेट में सबसे बड़ा एलिमेंट है वो क्या है, 0, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, ठीक। ये हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा। अभी जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल नंबर सेकंड, अभी ये बता के आया हूँ कि एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या करेंगे कि n/n+1 क्या है, 1 से तो छोटा है ही है, 1 से छोटा है। ये ऑब्जर्वेशन जब हम लेंगे, क्या ये निगेटिव देगा, असर नहीं देगा। क्या ये 0 देगा, असर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है। अगर बराबर होता सब्ट्रैक्ट करने पे 0 दे सकता था, और फ्रैक्शन है, वैसे भी फ्रैक्शन 0 देगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि n हमारे पास क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग ही पॉजिटिव होती है। जब इनपुट ही हमारा पॉजिटिव है तो 0 आने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। तो ये जो वैल्यू है वो क्या होती है, ये वैल्यू होती है लीस्ट अपर बाउंड, और ये वैल्यू होती है वो होती है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये लीस्ट अपर बाउंड और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, टर्म्स हो जाएंगे लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के इस वाले एग्जाम्पल, ठीक। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो वाला टॉपिक है बाउंडेड सीक्वेंस। अभी मैंने डेफिनेशन बताई है सॉरी, अभी मैं जब हमारे पास डेफिनेशन जो नई है वो है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, अ सीक्वेंस Fn is said to be bounded if there exist two numbers small m and capital M is member of R, such that small m is greater than or equal to Fn is less than or equal to capital M for all n is member of natural number सॉरी, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, फिक्स्ड रियल नंबर। और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा आपका लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, लीस्ट अपर बाउंड। ये आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा और ये आपका लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल अभी हमने बताया था 1 + -1n वाला, ये जो एग्जाम्पल बताया इसको देख रहे हो। अगर मैं इसको लिखूँ, ये वाला जो सीक्वेंस है उसको Fn मान लेता हूँ, तो Fn क्या है, 0 से बड़ा है और 2 से क्या है, छोटा है। तो ये बाउंडेड हुआ कि नहीं, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा। कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोगों को करना क्या, अपनी टेक्स्ट बुक उठानी है। देखिए बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आते नहीं हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ कहूँगा आप लोग नोट्स ज़्यादा कोचिंग मटेरियल पे मत जाइए, क्योंकि कोचिंग मटेरियल भी बुक से छपा हुआ है, उन्होंने अपना कुछ नहीं दिया। स्टैंडर्ड बुक्स लीजिए, स्टैंडर्ड, ठीक। बुक में बताऊँगा
आपकी रॉस की बुक होगी, रॉस और आपकी SK मापा की बुक होगी, ठीक। कृष्णा सीरीज का आपका अलजेब्रा ले लीजिए, अलजेब्रा सीक्वेंस सीरीज जिसमें पार्ट होता है, कृष्णा सीरीज़ वो ले लीजिए। और आपका शॉम अगर हो पाए शॉम ले लीजिए। और आप लोग एक और बुक आती है दैट इज रियल एनालिसिस बाय MD राय सिंघानिया, MD राय सिंघानिया, वो बुक आप ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बुक है सिंघानिया की, MD राय सिंघानिया की सर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और एक बुक आप ले सकते हैं, मैंने एक बुक पढ़ी है, कौन सी, सविता अरोड़ा, SC मलिक, सविता अरोड़ा, मलिक एंड अरोड़ा, बहुत अच्छी बुक है वो, मलिक एंड अरोड़ा, अच्छा प्रूफ दिया उसमें अच्छा सा। और रॉस की जो बुक है उसमें प्रूफ बहुत बढ़िया दिया, बहुत रंगबाज दिया है, बहुत ही शानदार प्रूफ दिया है, बहुत ही शानदार, मतलब उस बुक को पढ़ के मज़ा आ जाता है। सीक्वेंस सीरीज मेनली एक बहुत अच्छा टॉपिक है, उसमें बहुत अच्छी टॉपिक है। मैं और आप लोग अगर करना चाहते हैं क्वेश्चंस तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप वहाँ पे विज़िट कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस अपलोड करता रहूँगा डेली लेक्चर बेसिस पे, ठीक। नहीं तो मैं इसी चैनल पे ही जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उसी में क्वेश्चंस मैं अपलोड करता रहूँगा, ठीक। अभी तो स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक चल रहा था, ठीक। देखिए बाउंडेड किस किस कंडीशन में हो सकता है, इसके लिए नई चीज़ आई है तो नया पेन की इस्तेमाल तो करूँगा ही मैं, तो मैं कहूँगा ये पेन, ठीक। तो बाउंडेड कब कब हो सकता है, पहली बात तो हमने बताई कि इफ़ स्मॉल m इज़ लेस देन और इक्वल टू FN इज़ लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M, देन FN इज़ बाउंडेड। कौन कौन कंडीशन ऐसी है जिसमें बाउंडेड होगा, मैं वो बस लिखना चाहता हूँ, FN क्या हो बाउंडेड, ठीक। सेकंड कंडीशन क्या आती है, सेकंड कंडीशन हमारे पास आती है कि इफ़ FN का मॉड लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा अगर L के, फॉर ऑल n इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, तब भी हम कहेंगे देन द सीक्वेंस इज ऑल्सो बाउंडेड। कहा सर ये कैसी बात हो गई, यहाँ तो एक ही वायरलेस लगा है, किस वैल्यू से ग्रेटर है, तो भैया आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बचपन में, उस बचपन में आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उस बचपन में प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें आप लोग खेल कूद रहे थे, ये एक प्रॉपर्टी थी, मॉड की वैल्यू क्या होती है, प्लस और माइनस के बीच में होती है, तो इसी वाले इनइक्वलिटी को हम लिखते हैं -L लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू L, ये वैल्यू हो जाती है। क्या इस वाली वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, तो इस वाली वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, तो मतलब लेस देन वाला भी होगा ग्रेटर देन वाला भी होगा, तो टेंशन मत लेना है, ये रहेगा, ठीक। अगला आता है इफ द रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस इज फाइनाइट और बाउंडेड, दोनों चीज, इज फाइनाइट सेट और बाउंडेड सेट, देन द सीक्वेंस इज ऑल्सो बाउंडेड, तो हमारे पास सीक्वेंस भी क्या होगा, हमेशा बाउंडेड होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको लिखने पड़ेंगे अपने नोट्स में, ठीक। और छोटी सी बात आ जाती है आपकी SL लॉस की बुक से, SL लॉस बार बार याद आते हैं, रॉस साहब की बुक से, ठीक, केनेथ ए रॉस की बुक से। उनकी बुक में एक चीज़ लिखी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है आपका लीस्ट अपर बाउंड के बेसिस पे कि एफ के इज़ ग्रेटर देन कैपिटल M माइनस का एप्सिलॉन, फॉर देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है नेचुरल नंबर के, फॉर एवरी प्री असाइंड एप्सिलॉन का तो आपको पता ही, हमने बताया था क्या होता है, ग्रेटर देन 0 बट ऑलवेज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ये वैल्यू हमें हजम नहीं हुई, कैसे क्या बताया सर, अच्छा नहीं लगा कुछ, मैंने कहा अच्छा लगवाते हैं सर आपको। FN कोई सीक्वेंस है तो वहाँ पे k एक ऐसा नेचुरल नंबर होगा जिसके लिए FK इज ऑलवेज ग्रेटर देन M माइनस का एप्सिलॉन, कहना क्या चाहता है, तो थोड़ी बात ये कहला देता हूँ कि मैं FM माइनस का M ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन तो लिख ही सकता हूँ। क्या मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कहा सर बिल्कुल कर सकते हो आप,
एफ के इज लेस देन एप्सिलॉन। ये कुछ जानी पहचानी इनइक्वलिटी तो नहीं लग रही है हमें? क्या आपको कुछ जानी पहचानी लग रही है? लग रही है ना? हाँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कैपिटल एम हमारे पास क्या है? लीस्ट अपर बाउंड। ये जो कैपिटल एम है, ये वाला कैपिटल एम हमारे पास क्या है? लीस्ट अपर बाउंड। अब जो लीस्ट अपर बाउंड है उसमें हम किसी पर्टिकुलर के पे फंक्शन या इस सीक्वेंस की वैल्यू रखेंगे और वो वैल्यू क्या होगी? अपर बाउंड में। अपर बाउंड में यहाँ पे कोई ना कोई के ऐसा होगा जो हमेशा एप्सिलॉन से छोटी होगी। मतलब इतनी छोटी होगी, मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब एफ के जो एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन टेंडिंग टुवर्ड जीरो, सो दैट इज ऑल्सो टेंडिंग टुवर्ड जीरो। तो यहाँ पे m माइनस एफ के टेंडिंग टुवर्ड जीरो, इसका मतलब m टेंड टुवर्ड्स एफ के, या एफ के टेंड्स टुवर्ड m, मतलब एफ के ही m की तरफ टेंड करता हुआ दिखेगा। सेम एज इट इज़ आपको दूसरी वाला पॉइंट मिल जाएगा, किसका? आपका अपना कि वो वाला क्या कहते हैं उसे, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वाला। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वाला, उसमें क्या होता है कि एफ के लेस देन स्मॉल m प्लस का एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन प्लस का हो जाता है। कैसे? एफ के माइनस का m लेस देन एप्सिलॉन, तो एफ के टेंडिंग टुवर्ड्स स्मॉल m। ये भी तो बात वही हुई, स्मॉल m की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, अच्छे पॉइंट्स थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हमारा बाउंडेड वाला आज आपका पार्ट खत्म हो गया। ठीक, एग्जाम्पल्स करा दिए, अच्छे एग्जाम्पल कराए हैं, बढ़िया एग्जाम्पल कराएं, समझ में आ ही गया आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपका ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका सिलेबस जैम का एंड गेट का मैं सिलेबस ख़त्म कराऊँगा, ये प्रॉमिस है मेरा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप लोग अगर मैं मतलब कहीं जॉब अब नहीं लगती है तो 2025 तक आपका पूरा सिलेबस मैं कंडक्ट कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन आप लोगों को प्रॉमिस करना है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो कुछ करना है करते रहिए, बस देखते रहिए, पढ़ते रहिए। कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।